तो बच्चों पिछले वाले में हम लोगों ने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन पढ़ी। इस वाले में अब हम कुछ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो चीजें सबसे सरल से लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। पहला एग्जाम्पल, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये बाउंडेड ही होता है। मान लीजिए आइडेंटिटी एच टू एच सी होगा, क्योंकि सेम उसी से उसी में जाना है, तभी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी ऑफ एक्स टू एच सी होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। नाउ आई एक्स का नाम का मतलब एक्स का नाम। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से कि आई एक्स का नाम लेस देन इक्वल टू वन टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। वैसे बराबर है वो, लेकिन बराबर या फिर छोटा, ऐसा लिखने में क्या जा रहा है, इससे आपको सी वन मिल जा रहा है यहाँ। सी क्या हुआ, आई का नॉर्म। अगर कोई पूछे आइडेंटिटी का नॉर्म कितना होता है ऑपरेटर का, तो वन होता है। क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब आई इज अ बाउंडेड, पूरा लिखते रहिएगा, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। बहुत ट्रिवियल था, इसलिए वो समझाने जैसा है नहीं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इसको भी आप जानते हैं, जीरो ऑपरेटर, जो सबको जीरो पे ले जाए। तो वो तो वैसे भी महसूस हो ही रहा होगा कि वो बाउंडेड ही हुआ फिर, कि जो ओ है जीरो, मतलब वो एच टू वाई भी हो, कोई दिक्कत नहीं फिर। सच दैट जीरो एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो जीरो एक्स का नॉर्म का मतलब जीरो का नॉर्म, जीरो का नॉर्म तो जीरो है। तो इसका मतलब हो गया कि जीरो एक्स, ये जीरो थोड़ा बड़ा बनना था, का नॉर्म लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। क्यों, कोई भी पॉजिटिव सी ले लो, ये इनइक्वलिटी तो मैं होल्ड कर ही जाएगी। तो इसका मतलब ये ऑपरेटर जो है, जिसको हम जीरो कहते हैं, सो जीरो इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। समझ में आया आप लोगों को कि मतलब फटाफट हो जा रहा है ऐसा लगता है। हम्म। सर समझ में ठीक है, तो दो हमने ऑपरेटर पढ़े जो बाउंडेड है। अब एक ऐसा बताता हूँ जो बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। तो आप अपने हिसाब से हेडिंग बना लीजिएगा। अनबाउंडेड, एग्जाम्पल ऑफ अनबाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, इसका नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब आप ऑपरेटर हो पहले से ही जानते ही हैं। एक स्पेस ले लेते हैं, एट से जो है, काफी बार लेते रहते हैं हम, क्लोज इंटरवल जीरो वन में जो कंटिन्यूअस फंक्शन स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं एट से। ये है। और डोमेन ऑफ टी, कंटिन्यूअस में तो पॉलिनोमियल भी आती हैं, इसे ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर क्लोज इंटरवल जीरो वन। नाउ वी डिफाइन
ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं देखिए, जब टी फ्रॉम एक्स टू एक्स सच दैट टी ऑफ कोई पॉलिनोमियल ले लीजिए एफ टी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एफ डैश टी, ये आपके पास है। ठीक है, तो जो एफ टी का नॉर्म होगा, इसका मतलब वो मैक्सिमम ऑफ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मिनिमा से, जहाँ टी 0 से 1 के बीच है। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही एफ टी का नॉर्म मान ली। फिर सिंपल सी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एफ टी इक्वल टू टी टू द पावर एन, एन ये है। अच्छा, तो फिर नॉर्म देखते हैं, एफ टी का नॉर्म, एफ टी आपने ले रखा है टी टी पावर एन, तो एफ टी का नॉर्म प्रॉब्लम मैक्सिमम ऑफ टी टी पावर एन, और टी है 0 से 1 के बीच, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? टी टी पावर एन की मैक्सिमम वैल्यू 0 पर होगी, 1 पर होगी, 2 पर होगी, आप सोचते रहिए, एन कितना भी बड़ा हो सकता है। जब टी 1 ले लेंगे ठीक है 1 आएगा, बाकी जगहों पर धीरे धीरे 0 की ओर जाएगा, ये समझ में आया? यस सर। भाई कोई भी और वैल्यू लोगे 0 से 1 के बीच में, तो जो जो पावर बढ़ाओगे वो और छोटा होता जाएगा। केवल 1 है, 1 पर ही वो 1 रहेगा, तो वही सबसे बड़ी वैल्यू रहनी है, बाकी उससे छोटी हो जाएंगी सब। मेरे ख्याल से ये तो बात क्लियर हो गई होगी अब। अच्छा, नाउ टी ऑफ एफ टी ऑपरेटर लगाते हैं, तो ये हमने पढ़ा है एफ टेस्ट टी, एफ टी ये है, तो एफ डैश टी हो जाएगा एन टी टी पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू का मतलब मैक्सिमम ऑफ एफ डैश टी, टी बिलोंग्स टू 0 to 1, लेकिन एफ डैश टी आपने ऊपर निकाला है, मैक्सिमम ऑफ एन टी टी पावर एन माइनस वन, टी बिलोंग्स टू 0 to 1। तो टी टी पावर एन हो या टी टी पावर एन माइनस वन हो, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी ना? ये- तो इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एन आएगी। हाँ, मतलब टी टी पावर एन माइनस वन की 1 आएगी, तो वो एन था तो एन आएगी, बिल्कुल सही बात। फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, एन कोई भी ले लीजिए। तो फिर आप ये बताइए, सो टी एफ टी नो लेस देन इक्वल टू सम सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एफ टी आएगा क्या? ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। टी एफ टी एन है ना लेफ्ट साइड में, अरे टी एफ टी का नॉर्म कितना है? एन, हर एन के लिए ऐसा सी मिल जाएगा, आप सोचो तो नेचुरल नंबर का सेट फिर अपर बाउंडेड नहीं हो जाएगा? तो हाँ, ये
नेचुरल नंबर के सेट में अपर बाउंड मिल सकता है क्या? तो सर नहीं मिल सकता। तो फिर हम क्या लिखेंगे, ऐसा कोई सी मिलेगा ही नहीं कभी। तो सी ढूंढना था पॉजिटिव, वो यहाँ नहीं मिला। तो इसका मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर इज नॉट अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आप दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियर ऑपरेटर है लेकिन अनबाउंडेड है। हमने एक जगह दिखाया टी पावर n के लिए। क्या यहां तक कोई डाउट है? हम्म। इंटीग्रल ऑपरेटर लेकिन बाउंडेड आएगा। चलिए देखते हैं। ये ले लेते हैं। टी एफ टी ऐसा ले लेते हैं, 0 to 1 g(x) f(x)(dx). अगर इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ी होंगी तो कर्नेल का कंसेप्ट पढ़ा होगा वहां। मजेदार बात यह है कि वहां कर्नेल थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन होता है। अलजेब्रा पढ़ो तो अलग ही होती है कहानी। ये कहाँ से होगा, 0 1 से 0 1 से में। T(f(x) या T(f(t) ये है। अच्छा, पहले लीनियर है पे भी हो सकता है किसी को डाउट हो तो लीनियर ही दिखा लो। A(t+b) f(t)(st). ये ऊपर वाले फॉर्मूले से हो जाएगा 0 to 1 g(x) f(x) का मतलब हो जाएगा A(f(x)+B(f'(x) dx। आप इसको आसानी से खोल सकते हो, ये सीधे सीधे ऐसा आ जाएगा बच्चों। T(f(t)+B(t)f(t)(st) वो अलग अलग हो ही जाएंगे। ठीक है ना? अब क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, ये भी कॉम्पैक्ट है, ये भी कॉम्पैक्ट है। दो कॉम्पैक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट ही देगा। तो इस कहानी को लिख लेते हैं टोपोलॉजी के बहाने। सिंस 0 1 टाइम्स 0 1, दोनों इंटरवल क्लोज इंटरवल हैं, दोनों बाउंडेड भी हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट आया वो भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्या इंटरवल बोलूं अब? वो R2 का क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट है, तो इट इज कॉम्पैक्ट। R2 मीट्रिक स्पेस है, तो मीट्रिक स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। R2 कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट है, और G जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो G अगर डोमेन कॉम्पैक्ट है तो G मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लेगा या नहीं? हेलो, कहाँ चले गए? यस। डोमेन कॉम्पैक्ट है तो दोनों क्लोज बाउंडेड है, तो प्रोडक्ट भी क्लोज बाउंडेड मतलब कॉम्पैक्ट आएगा। तो G अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है और डोमेन कॉम्पैक्ट है, तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं A to B, और F कंटिन्यूअस फंक्शन है और A कॉम्पैक्ट है,
तो क्या फर्क पड़ेगा, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम लगेगी कि एफ जो होगा अपनी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू अटेन करेगा बी के अंदर। तो अगर कोई फंक्शन अपनी मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू अटेन कर रहा है, तो आप ही बताइए बाउंडेड हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। भाई मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन कर रहा है वो, मिनिमम भी। तो ये कॉम्पैक्ट है, मतलब अच्छे रिजल्ट है एनालिसिस के। दिस इंप्लाइज कंटिन्यूअस फंक्शन GTX has its extreme values। तो इसके पास अपने एक्सट्रीम वैल्यू अटेन करेगा ही। तो अगर कोई फंक्शन अपने एक्सट्रीम मैक्सिमम मिनिमम करेगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज बाउंडेड। बाउंडेड मतलब देयर इज ए सम पॉजिटिव m such that GTX or less than equal to m for every t और x। हाँ होंगे 0 1 से लेकर 0 1 के अंदर जो स्क्वायर शेप बनेगा, उसी में लेना है ये, उसी के। ओहो, मैं नए पेज में करता हूँ। देन टी एफ एट्स का मैक्सिमम देखते हैं फिर मैक्सिमम ऑफ 0 to 1 GTX FXTX, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। मॉड अंदर ले जाते हैं तो और बड़ा हो जाएगा ना रिजल्ट। मॉड ऑफ GTX FXTX मैक्सिमम जो है वो कहाँ के बीच ले रहे हैं, 0 से 1 के बीच में। तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा फिर, मैक्सिमम ऑफ p बिलोंग्स टू 0 1। जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एन। n। तो आपके पास हो जाएगा टी एफ एक्स का नॉर्म लेस देन इक्वल टू m, कांस्टेंट है बाहर ले आइए, बाकी मैक्सिमम ऑफ 0 to 1 एफ टी मॉड डी टी, और मैक्सिमम जो t है वो 0 से 1 है। तो इससे बड़ा अगर लिखूं मैं, तो 0 to 1 मैं इसको अंदर ले जाता हूँ मैक्सिमम शब्द को ही, मैक्सिमम ऑफ एफ टी मॉड t बिलोंग्स टू 0 to 1 डी टी। तो एफ टी का मैक्सिमम मैं उसे एफ टी नॉर्म कह देता हूँ, किसी का मैक्सिमम ये हुआ डी टी। तो नॉर्म जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एफ टी। अब अंदर बचा 0 to 1 डी टी, तो 1 ही आ जाएगा। तो आपने ये प्रूफ कर दिया टी एफ टी
norm less than equal to some constant time norm of ft। तो इसका मतलब टी क्या है? बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो यहाँ टी इंटीग्रल ऑपरेटर था, तो ये बाउंडेड हो जाएगा। ऐसे ही आप मैट्रिक्स को कह सकते हैं। एक होमवर्क समझिए आप कि जो मैट्रिक्स होते हैं वो भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। इस सवाल को ट्राई करिएगा, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो आज इतना ही करते हैं फिर, अगर समझ में आ गया तो।